Welcome. The topic now we are talking about is chronic bronchitis and emphysema. These are the two different diseases which are there, but generally ये दोनों disease एक साथ हो जाती है पेशेंट को. तो पहले हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये साथ में हो जाती है तो हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल दैट सिचुएशन. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वैसे तो नाम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है. इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस. ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रहा है, दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. अब क्यों होगा, पहले तो हम एक नॉर्मल हिस्टोलॉजी देखते हैं. अगर आपका हमारा रेस्पिरेटरी ट्री देखते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन लिया और इस क्रॉस सेक्शन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो व्हाट आर द वेरियस लेयर्स ऑफ द वॉल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री दैट वी आर हैविंग. तो यू विल नोटिस कि नॉर्मली हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसके अंदर देयर आर 4 लेयर्स. जो सबसे बाहर वाला लेयर है दैट इज द हार्ड कार्टिलेजिनस लेयर. फिर उसके अंदर वी आर हैविंग द स्मूथ मस्कुलर लेयर, स्मूथ सर्कुलर मस्कुलर लेयर्स आर देयर. फिर उसके बाद में देयर आर सम अमाउंट ऑफ गॉबलेट सेल्स आर देयर जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है. और जो सबसे अंदर वाली सेल लाइनिंग होती है दैट इज गोइंग टू बी द सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम. ये जो सीलिएटेड कोलिमिनार एपिथेलियम होते हैं इसके सेलिया कंटिन्यूअसली बाहर की तरफ ऐसे बीट करते रहते हैं. सो जो भी हमारा डस्ट पार्टिकल या कोई भी पॉल्यूटेंट अंदर जाता है तो उसको बाहर फेंक देते हैं. सो बेसिकली ये दीज आर द 4 लेयर्स व्हिच आर देयर. These are the 4 layers which are there in any major respiratory bronchiole. अब होता क्या है कि अगर कोई लोग कोई क्रॉनिक स्मोकर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ समवन इज अ क्रॉनिक बीड़ी स्मोकर. आप में से भी बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते होंगे बट यू आर नॉट स्टिल अ क्रॉनिक स्मोकर. जो लोग 20-25 साल से बीड़ी पी रहे हैं, 10-15-20 साल से, दीज आर क्रॉनिक स्मोकर. आप तो 5-10 साल से पी रहे हो. तो ये जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, स्मोक की वजह से कंटिन्यूस इरिटेशन होता है ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में, और उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस आने लग जाते हैं. क्या चेंजेस आते हैं देखिए. दोज हु आर क्रॉनिक स्मोकर, बाहर वाली कार्टिलेजिनस जो लेयर है उसमें तो कोई चेंज नहीं आता, मसल लेयर में भी कोई चेंज नहीं आता. जो सबसे सिग्निफिकेंट चेंज आता है वो आता है गॉबलेट सेल की थिकनेस में. आप देखो गॉबलेट सेल का नंबर बढ़ गया, मींस देयर इज गोइंग टू बी गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया. अब ये गॉबलेट सेल का नंबर बढ़ गया तो हमने बोल दिया गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया हो गया, बट इससे होगा ये कि इस पेशेंट में म्यूकस बहुत बनेगा. A lot of mucus production is going to happen. And secondly, वो जो कॉलिमिनार एपिथेलियम था जिसके ऊपर सीलिया लगे हुए थे वो चेंज हो जाता है और ये बन जाता है there is going to be squamous metaplasia. वो जो सीलिएटेड कॉलिमिनार था वो स्क्वामस में चेंज हो गया. तो ये दो चेंजेस होते हैं. जो लोग क्रॉनिक स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ये दो चेंजेस आ जाते हैं. अब देखिए दिस पर्टिकुलर थिंग उसकी वजह से क्या हुआ. नॉर्मली आप देखो तो ब्रोंकस का ल्यूमन था कुछ इतना, लेकिन गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया हो गया, इतना म्यूकस बन रहा है, उसकी वजह से ल्यूमन जो है वो बहुत ही कम हो गया. ल्यूमन बहुत ही कम हो गया. सो दैट इज वन चैलेंज दैट इज गोइंग टू हैपन टू दिस पेशेंट कि इनके जो रेस्पिरेटरी ट्री का जो ल्यूमन है वो बहुत कम हो गया, तो एयर फ्लो में बहुत प्रॉब्लम होगी. अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं और इसको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या नहीं है, इसको ऑब्जेक्टिवली हम कैसे बोल सकते हैं. दो तरीके हैं. देखिए, एक तो क्लिनिकल तरीका जो बहुत ही आसान है. जिनको भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा उनका एक तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, और क्योंकि उनके अंदर गॉबलेट सेल्स बढ़ गए हैं तो बहुत सारा म्यूकस बनेगा, तो दिन भर इनको कफ विद स्पूटम होता रहेगा. तो ऐसा कहा जाता है कि इफ समवन इज हैविंग कफ विद स्पूटम फॉर कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स इन अ ईयर, अगर 3 कंटिन्यूअस मंथ तक कफ विद स्पूटम आ रहा है फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मींस व्हाट. मान लीजिए 2024 में किसी को जनवरी से लेके अप्रैल तक कफ विद स्पूटम हो रहा था, और फिर अगले साल लेट्स से फ्रॉम द मंथ ऑफ मे टू नवंबर तक कफ विद स्पूटम हुआ. 2 लगातार सालों में कफ विद स्पूटम हो रहा है फॉर कंटिन्यूअस 3 मंथ्स, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. दिस इज द क्लिनिकल डेफिनेशन एक्चुअली ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. कफ विद स्पूटम फॉर 3 कंटिन्यूअस मंथ्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. बट एक पैथोलॉजिकल डेफिनेशन भी है. पैथोलॉजिकल डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की थिकनेस देखते हैं, यहां से लेके यहां तक की थिकनेस देखी, मान लेते हैं थिकनेस आ रही है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए और इस पॉइंट को बोल दिया बी. तो ए से बी मतलब कि टोटल ब्रोंक्यूल की वॉल की थिकनेस देख ली, और उसके अंदर हम देखते हैं कि म्यूकस सेल का थिकनेस कितना है. ये जो गॉबलेट सेल्स है इनका थिकनेस कितना है, तो यहां से यहां तक मेजर कर लिया, तो इसको बोल दिया हमने पॉइंट सी और इसको बोल दिया पॉइंट डी. ये केवल हमारे रेफरेंस के लिए बोल दिया. अगर मैं इसका रेशो निकालता हूं कि पूरे टोटल थिकनेस में से
टोटल थिकनेस था AB, उसमें से गॉबलेट सेल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये रेशियो निकाल रहे हैं। अगर ये रेशियो इफ इट इज कमिंग लेस देन 0.42, then it is normal. It is normal. But when we are taking this ratio, ये सेम चीज अगर हम इस साइड में भी करें, यहां से लेके यहां तक की थिकनेस मेजर कर ली, दैट इज गोइंग टू बी A to B, फिर यहां से यहां तक मेजर कर लिया, दैट इज गोइंग टू बी C to D, और फिर रेशियो निकाल दें। इस रेशियो को हम बोलते हैं रीड इंडेक्स। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में इट इज गोइंग टू बी मोर देन 0.52, 0.52 से ज्यादा आएगा। तो एक तो ये हो गया पैथोलॉजिकल तरीका कि रीड इंडेक्स चेक कर लो। रीड इंडेक्स क्या होता है, टोटल थिकनेस में से गॉबलेट सेल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर 52% से ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नॉर्मली 42 से कम करना चाहिए। एक तो पैथोलॉजिकल डेफिनेशन ये हो गई। एक हो गया हमारा क्लिनिकल डेफिनेशन। क्लिनिकल डेफिनेशन ये बोलता है अगर किसी को कफ विद स्पूटम हो रहा है फॉर 3 कंटिन्यूअस मंथ्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, इट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में और क्या प्रॉब्लम होगी, इन पेशेंट्स को दे आर गोइंग टू हैव ब्रीथिंग प्रॉब्लम, दे आर गोइंग टू हैव डिस्निया मींस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इनकी सांस ही चलती रहती है। आपने देखा भी होगा पर्टिकुलरली गांवों के अंदर जो लोग बीड़ी पीते, बहुत लंबे टाइम से बीड़ी पी रहे होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि अगर आपने ध्यान से इनका टिप ऑफ नोज देखा है या टंग देखते हैं या ईयर लोब्यूल देखते हैं, एक तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं टंग, नोज के टिप और ईयर लोब्यूल थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से ब्लैकिश डिस्कलरेशन भी होता है। एक्चुअली में वो क्या साइनोसिस हो रहा है वहां पे। साइनोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि दे आर अनेबल टू ब्रीथ इन प्रॉपर्ली, ऑक्सीजन कम जाता है, उसकी वजह से साइनोसिस हो जाता है। सो दीज पेशेंट में डेवलप साइनोसिस ऑल्सो। अब साइनोसिस का ये मतलब नहीं कि वो पूरे के पूरे नीले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। They're just going to have small sinuses which will be visible at tip of nose, maybe beneath the tongue, maybe at the ear lobule, that will be visible. तो आप देखो ये पेशेंट हमेशा खांसता रहता है एंड ही इज हैविंग ब्लूइश डिस्कलेशन, तो इसका नाम हमने रख दिया ब्लू ब्लॉटर। So chronic bronchitis patients are referred as blue blotters. They are the blue blotters, right? So this is the detail of chronic bronchitis. Chronic bronchitis क्या होता है? It's a chronic inflammation, और ये क्यों हुआ है? Those who are chronic smoker, उनके अंदर दो चेंजेस हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्री में। दो चेंजेस क्या क्या हुए? एक तो गॉबलेट सेल का नंबर बढ़ गया, और दूसरा देयर इज गोइंग टू बी स्क्वामस मेटाप्लेसिया। एंड ओवरऑल बिकॉज ऑफ दीज टू चेंजेस इनका जो ल्यूमन होता है एयरवे का बहुत कम हो जाता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी आने लग जाती है, क्योंकि गॉबलेट सेल के नंबर बढ़ गए तो इनको कफ विद स्पूटम भी ज्यादा होगा, राइट? दिस इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। नाउ कमिंग टू द सेकंड डिसऑर्डर, दैट इज एम्फाइसेमा। अब एम्फाइसेमा को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से कंपेयर करेंगे तो हमें पहले तो थोड़ा सा नॉर्मल एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पता होने चाहिए। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ट्रेकिया है, देन वी आर हैविंग द ब्रोंकस, द सेगमेंटल ब्रोंकस, द फर्दर ब्रोंक्यूल्स, और इस तरीके से बाइफर्केशन चलता रहता है। फिर टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू हैव समथिंग कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विद द एल्वियोलर डक्ट, और उससे बहुत सारे एल्वियोलाई कनेक्ट होते हैं। तो पूरा एल्वियोलाई का गुच्छा होता है, ये गुच्छा जो होता है वाया द एल्वियोलर डक्ट्स, इट इज कनेक्टिंग विद द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और ये जो पूरी यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं एसिनस। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि एसिनस किसको बोलते हैं। एसिनस होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई तक का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एसिनस। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक, दिस इज एसिनस। So esinus is basically made up of respiratory bronchioles, alveolar duct and then alveoli, और उसके चारों तरफ होती है कैपिलरीज, जिससे कि गैस एक्सचेंज हो पाए। तो ये जो क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं ना, तो जब आप ब्रीथ इन करते हो तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचेगी, इन एल्वियोलाइज के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, और ये जो एल्वियोलाई के सेप्टा होते हैं इनके अंदर कैपिलरीज होते हैं। इन द एल्वियोलाई सेप्टा वी हैव द ब्लड कैपिलरीज, समथिंग लाइक दिस। तो क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन वहां पे पहुंची, जो भी गैस एक्सचेंज होना है बहुत आराम से हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है, ये इतने सारे सेप्टास होते हैं ना, तो आराम से गैस एक्सचेंज हो जाता है इन कैपिलरीज के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो आपके और मेरे अंदर तो कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो एसिनस होते हैं, इनके जो सेप्टा होते हैं, बेसिकली दीज सेप्टास, दीज एसिनस, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। और इस एरिया में, एसिनस वाले एरिया में दो टाइप के एंजाइम मिलते हैं। देयर आर सम बैड एंजाइम्स एंड देयर आर सम गुड एंजाइम्स। गुड एंजाइम्स क्या करते हैं? इस एसिनस को बचा के रखते हैं, उसको बचाने में हेल्प करते हैं, और बैड एंजाइम्स क्या करते हैं? इसको खा सकते हैं, एसिनस को खराब कर सकते हैं। दोनों टाइप के एंजाइम होते हैं। ऑब्वियसली आपके और मेरे अंदर वी आर हेल्दी इंडिविजुअल, तो कौन से एंजाइम ज्यादा काम कर रहे हैं? गुड एंजाइम्स।
द गुड एंजाइम्स आर डोमिनेंट, दे आर प्रोटेक्टिंग द एसिनस। तो बैड एंजाइम काम नहीं कर पाता, गुड एंजाइम बहुत पावरफुल होता है। और गुड एंजाइम के एग्जांपल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटी प्रोटीनियस। ये एंटी प्रोटीनियस जो होते हैं, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द एसिनस। कुछ बैड एंजाइम्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोटीनियस, जैसे कि इलास्टेस, प्रोटीनियस, कैथेप्सिन, ये बैड एंजाइम होते हैं। गुड एंजाइम के एग्जांपल हो गए जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इज अ गुड एंजाइम। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, एसिनस को बचा के रखते हैं। बट होता क्या है कि जो लोग क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, दोज हु आर क्रॉनिक स्मोकर्स, क्रॉनिक स्मोकिंग की वजह से देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ बैड एंजाइम्स, बैड एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर बैड एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिनस, एसिनस का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज एम्फाइसेमा। सो अब हमें एक ब्रॉड आइडिया आ गया कि एम्फाइसेमा क्या होता है। बेसिकली इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिनस, और क्यों हुआ है, क्योंकि बैड एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, उसकी वजह से एम्फाइसेमा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ समवन इज डूइंग क्रॉनिक स्मोकिंग, और स्मोक की वजह से आप देखो उसका एसिनस डैमेज हो रहा है, द सेप्टास आर गेटिंग डिसॉल्व, दे आर गेटिंग डैमेज। Here also you can see the same in the handmade diagram. This is the animated diagram, this is the handmade diagram. So you can see कि एसिनस का डैमेज चालू हो गया। अगर ये स्मोकिंग करता रहेगा तो ऑलमोस्ट सारे सेप्टा इसके खत्म हो जाएंगे, और ये सारे जो एल्यूलाई के अलग अलग एल्यूलाई थे, ये सारे मर्ज होकर एक बड़ा सा एल्यूलस बना देंगे, जिसको हम बोलेंगे बुल्ला। दिस इज रेफर्ड एज बुल्ला। सो अगर एसिनस का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, देयर कैन बी बुल्ला फॉर्मेशन, बुल्ला फॉर्मेशन हो जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, देखिए हमारे पास ब्रीथिंग करते टाइम दो एक्टिविटी हमें करनी है, एयर को अंदर लेना है और बाहर निकालना है। एयर अंदर कैसे जाती है, एयर अंदर जाती है नेगेटिव प्रेशर से, आपका थोरेक्स नेगेटिव प्रेशर बनाता है और उससे एयर अंदर आ जाती है, और जब वो एयर अंदर आती है उसकी वजह से एल्वियोलाई इन्फ्लेट हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर इलास्टिक रिकॉइल होता है, और इलास्टिक रिकॉइल से हवा बाहर निकलती है। तो बेसिकली एक्सपीरेशन जो होता है वो इलास्टिक रिकॉइल से होता है। अब यहाँ पे जिसको एम्फाइसेमा हुआ है उसमें क्या होगा कि हवा अंदर तो चली जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा एल्वियोलस से बुल्ला है, उसके अंदर हवा तो चली जाएगी, बट इसके अंदर इलास्टिक रिकॉइल होता ही नहीं है, बहुत ही कम इलास्टिक रिकॉइल होता है। अगर इलास्टिक रिकॉइल नहीं होगा तो हवा बाहर ही निकल पाएगी, हवा अंदर जा रही है और बाहर नहीं आ पा रही, अंदर जा रही है बाहर नहीं, तो हवा अंदर इकट्ठी होती रहेगी। अगर हवा अंदर इकट्ठी होती रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, और रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लंग्स की साइज भी बढ़ेगी, मतलब कि टोटल लंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। सो देयर इज अ बुल्ला फॉर्मेशन। अब बुल्ला फॉर्मेशन होने से दो चीजें हो रही है। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई कि इलास्टिक रिकॉइल कम हो गया, जिससे कि एयर इज गोइंग इन बट नॉट कमिंग आउट, दैट इज रेफर्ड एज एयर ट्रैपिंग। एयर ट्रैपिंग हो रहा है, एयर अंदर जाके ट्रैप हो रही है, उसकी वजह से लंग के साइज बढ़ने लग जाते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये सब बढ़ने लग जाते हैं। प्लस एक और प्रॉब्लम होगी बुल्ला बनने से। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप देखो अब गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है ना, वो बहुत ही कम हो गया है। अब केवल इतने से एरिया में ही गैस एक्सचेंज हो सकता है। सो देयर इज डिक्रीज इन द गैस एक्सचेंज ऑल्सो। पहले तो देखो आप कितने सारे सेप्टा थे, आराम से गैस एक्सचेंज हो सकता था, अब एल्वियोल सारे सेप्टा डिसॉल्व हो गए, तो गैस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया भी कम हो गया। सो एम्फाइसेमा वाले पेशेंट में दो प्रॉब्लम हो रही है, एक इलास्टिक रिकॉइल खत्म हो गया तो हवा अंदर जा रही है बाहर नहीं आ पा रही, और दूसरा गैस एक्सचेंज कम होने लग जाता है। When it comes to types of emphysema, टाइप्स ऑफ एम्फाइसेमा ये होता है, हमें ये देखना होता है कि एसिनस में डैमेज कहां पे हो रहा है, एसिनस के कौन से एरिया में डैमेज हो रहा है। अगर मैं एसिनस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ये वाला जो एरिया है ना एसिनस का, इसको तो हम बोल देते हैं प्रॉक्सिमल एरिया और सेंट्रल एरिया, और जो एल्वियोलाई वाला एरिया इसको हम बोल देते हैं डिस्टल एरिया ऑफ द एसिनस। हमने एसिनस को दो में डिवाइड कर लिया हमारे कन्वीनियंस के लिए। दिस इज द प्रॉक्सिमल एरिया और सेंट्रल एरिया, एंड दिस पर्टिकुलर इज द डिस्टल एरिया। एम्फाइसेमा का मतलब है एसिनस का खराब होना। तो अब हमें ये देखना है कि एसिनस कहां पे खराब हो रहा है। एसिनस प्रॉक्सिमल एरिया में खराब हो रहा है, तो जिस तरीके से आप देखो ये नॉर्मल वाला है, दिस इज अ नॉर्मल डायग्राम। आप देखो यहाँ पे एसिनस खराब हो गया, थोड़ा सा एबनॉर्मली डायलेटेड हो गया। आप सेकंड वाला डायग्राम देखो तो उसके अंदर एसिनस जो है प्रॉक्सिमल तो खराब हुआ ही हुआ, डिस्टल भी खराब हो चुका है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों खराब हुए। इफ यू सी द थर्ड डायग्राम, उसमें केवल डिस्टल वाला एरिया खराब हो रहा है।
तो डिपेंडिंग की कौन सा एरिया खराब हो रहा है ना एसिनस का, हमने एम्फाइसेमा को 3 तरीके में डिवाइड कर लिया। अगर प्रॉक्सिमल एरिया खराब हो रहा है, मतलब कि सेंट्रल एरिया खराब हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा। सेंट्री एसिनर एम्फाइसेमा। अगर पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, पूरा एसिनस खराब हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे पैन एसिनर एम्फाइसेमा। पैन एसिनर एम्फाइसेमा। और अगर इस तरीके से ये केवल डिस्टल वाला पार्ट खराब होता है, जहां पे सेप्टम होते हैं, इंटरएल्युलर सेप्टा होते हैं, वो खराब होते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरासेप्टल एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा 3 टाइप का हो गया, डिपेंडिंग की एसिनस में डैमेज कहां पे हुआ था। ये जो सेंट्री एसिनर होता है, ये देखने को मिलता है स्मोकर्स के अंदर। सेंट्री एसिनर इट इज सीन इन स्मोकर्स, और ये जनरली होता है अपर लोब में। पैन एसिनर किसके अंदर होगा? पैन एसिनर को समझने के लिए मैंने आपको बताया था इनिशियली, हमारे एसिनस के अंदर 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, गुड एंजाइम, बैड एंजाइम। एक गुड एंजाइम का नाम मैंने आपको बताया था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। दिस वाज अ गुड एंजाइम। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहां पे बनता है? ये बनता है लीवर में। अगर मान लो किसी के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बन ही नहीं रहा है लीवर के अंदर, तो गुड एंजाइम तो कम बन रहा है, तो उसके अंदर जो एम्फाइसेमा होगा दैट इज गोइंग टू बी पेन एसिनर। तो पेन एसिनर क्यों होता है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पेन एसिनर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से होगा। और ये कहां पे देखने को मिलेगा? इट विल बी सीन इन द लोअर लोब ऑफ द लंग्स। It is associated with, sometimes it can be associated with cirrhosis of liver, क्योंकि इसके अंदर लीवर प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व है। ये एंजाइम लीवर से ही बन रहा था, तो लीवर प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व है। इट कैन बी एसोसिएटेड विद सिरोसिस ऑफ लीवर। तो वो ऐसा भी पूछते हैं, विच एम्फाइसेमा इज एसोसिएटेड विद सिरोसिस ऑफ लीवर? इट इज पैन एसिनर एम्फाइसेमा व्हिच इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो हमने 3 टाइप के एम्फाइसेमा पढ़े डिपेंडिंग ऑन द एनाटॉमिकल लोकेशन, कि कहां पे एसिनस में प्रॉब्लम हो रही है। सेंट्रल एरिया में सेंट्री एसिनर, पूरे में हो रही है पैन एसिनर, केवल सेप्टल एरिया में हो रही है पैरासेप्टल। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर क्या होगा। इस पेशेंट को है ना मेन प्रॉब्लम हो रही है एक्सपीरेशन में। ये इंस्पिरेशन तो फिर भी कर लेता है, ये एक्सपीरेशन नहीं कर पाता, तो उसको मेन प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, इसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, मतलब कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एम्फाइसेमा इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखो, तो मैंने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले में जो मेन कंप्लेंट बताई थी ना, वो बताई थी आपको कफ विद स्पूटम। अगर आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस याद है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जब हमने स्टार्टिंग में चालू किया था इस चैप्टर को, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में द मेन कंप्लेंट वाज कफ विद स्पूटम। उसको बहुत खांसी के साथ स्पूटम आता है। बट एम्फाइसेमा वाले पेशेंट में जो मेन प्रॉब्लम हो रही है दैट इज ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अब क्योंकि ये इनको, अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी कौन से फेज में होगी? इंस्पिरेशन में होगी या एक्सपिरेशन में होगी? मेनली इनको कब होगा? सांस लेने में ज्यादा दिक्कत कब आएगी, इंस्पिरेशन में या एक्सपिरेशन में? यस, एक्सपिरेशन में। क्योंकि मैंने आपको बताया इंस्पिरेशन जो होता है वो तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से होता है। थोरेक्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, एक वैक्यूम की तरह काम करता है, और इस तरीके से हमारे लंग्स के अंदर हवा चली जाती है। तो इस पेशेंट में भी इंस्पिरेशन के टाइम पे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नेगेटिव प्रेशर से हवा अंदर चली जाएगी, तो इंस्पिरेशन तो मोर और लेस नॉर्मल की तरह हो जाएगा। लेकिन ये जब हवा अंदर पहुंचती है, बाहर आने के लिए इलास्टिक रिकॉइल होना था। अब ये हवा अंदर तो आ गई, इस बुल्ला के अंदर हवा इकट्ठी हो गई, अब ये हवा जो है बाहर ही नहीं जा पाएगी, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल कम हो गया है, तो ये पेशेंट कैसे ब्रीथ आउट करेगा फिर? तो ये वॉलंटरीली क्या करेगा, इसकी जो मसल्स है, चेस्ट वॉल की जो मसल्स हैं, इनको वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये चाहता है कि इसका लंग थोड़ा सा स्क्वीज हो जाए तो हवा बाहर निकल जाए, क्योंकि अपने आप तो नहीं आ रही, आपके और मेरे तो अपने आप आती है, इलास्टिक रिकॉइल से बाहर आ जाती है। अब इसमें इलास्टिक रिकॉइल नहीं हो रहा, तो ये पेशेंट क्या करेगा, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक के बैठेगा, और इसके जो लंग्स होंगे उनको आगे की रिब्स और पीछे की रिब्स के बीच में ये बाई मसल्स से इसको क्रश, मतलब कि स्क्वीज करने की कोशिश करेगा, जिससे कि ब्रीथ आउट कर पाए। तो ही इज गोइंग टू पुट वॉलंटरीली प्रेशर, ट्राई टू ब्रीथ आउट, और जब ये ब्रीथ आउट करेगा ये फिर भी इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। He is going to have slow and prolonged expiration. Slow and prolonged expiration. आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों ने, जिनके लंग्स खराब हो जाते हैं, एम्फाइसेमा होता है, तो वो ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठ रहते हैं और ऐसे सांस लेते हैं, वो इस तरीके से सांस ले रहे होते हैं। इस तरीके से इसलिए लेना, एक तो आगे की तरफ झुके हुए हैं क्योंकि लंग को स्क्वीज करना चाह रहे हैं, और वो लिप्स को भी यूज करते हैं टू ब्रीथ आउट।
तो these patients are having shortness of breath. They have a very peculiar posture, ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठेंगे कुछ इस तरीके से. So this particular posture is referred as the tripod posture. इनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी. They are going to have slow and prolonged expiration. They will use lips also. क्योंकि अब देखो इसके अंदर हवा अंदर जाने में प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर आने में प्रॉब्लम थी. तो क्या इस पेशेंट को साइनोसिस होगा क्या? ऑक्सीजन अंदर तो जा रही है ना यार, तो साइनोसिस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. इन पेशेंट को साइनोसिस नहीं होता. तो ये दे आर गोइंग टू रिमेन पिंक ओनली एंड दे आर यूजिंग देयर लिप्स. दे आर यूजिंग देयर लिप्स. सो दिस इज रेफर्ड एज पिंक पफर्स. जैसे हमने वहां पे नाम दिया था ना ब्लू ब्लॉटर्स, यहाँ पे हम बोलते हैं इनको पिंक पफर्स. एम्फाइसेमा का पेशेंट होगा पिंक पफर बिकॉज यहाँ पे साइनोसिस नहीं हो रहा है. एक और चीज बताइए, एम्फाइसेमा के पेशेंट में वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा? इस पेशेंट में वेट लॉस होगा. वेट लॉस इसलिए होगा, दो कारण से होगा. एक, इन पेशेंट्स के अंदर देयर इज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ लेप्टिन. ऐसा देखा जाता है इनके अंदर लेप्टिन ज्यादा निकलता है. लेप्टिन वो हार्मोन है जो सेटिटी जनरेट करता है. मतलब खाना खाने के बाद ऐसा फील होता है ना कि पेट भर गया, वो इसलिए होता है लेप्टिन सिक्रीट होता है. इनके अंदर लेप्टिन वैसे ही ज्यादा निकलता है, तो इनको एकदम पेट भरा भरा ही लगता है. इनको ऐसा यूं खाने की बहुत इच्छा नहीं होती, इनको भरा भरा ही लगता है. दूसरी चीज, द सेकंड थिंग दैट दे आर गोइंग टू हैव इज कि ये बहुत देर तक खा भी नहीं सकते. क्योंकि आप देखो ये ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, ये आगे की तरफ झुक के, दे आर यूजिंग देयर माउथ टू ब्रीथ आउट. ये बहुत देर तक खा ही नहीं सकते. अगर खाएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए बहुत कम खाता है. तो दे आर गोइंग टू हैव वेट लॉस. नो, मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ वेट गेन और वेट लॉस पे? एम्फाइसेमा का जो पेशेंट होता है इनके अंदर वेट लॉस होता है. लेकिन अगर आप क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला पेशेंट देखो, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला जो पेशेंट था, इसके अंदर वेट गेन लिखाया था. वेट गेन था. वेट गेन क्यों हुआ था उसके अंदर? वो पेशेंट कुछ काम ही नहीं कर पाता, वो केवल बैठा रहता है, खांसता है, स्पूटम निकालता है और बीड़ी पीता है. ये कुछ काम नहीं करता. तो बैठा बैठा बस वो खाता रहता है, खाता रहता है, मोटा हो जाता है, काम तो कर ही नहीं पाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है. तो इज गोइंग टू हैव वेट गेन. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलता है. जबकि एम्फाइसेमा का जो पेशेंट होता है वो तो खा ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो मुंह से तो सांस ले रहा है ना, खाएगा कहां से? सो ही इज गोइंग टू हैव वेट लॉस. When it comes to objective examination of emphysema, जब हम emphysema का objective examination करेंगे, here is the normal representation of the lungs. अब देखिए पहले हम नॉर्मल में बात कर लेते हैं. नॉर्मली जब आप लंग्स को, इफ यू डू द परकशन, जब आप परकशन करते हैं, आप बताओ कौन सी साउंड सुनाई देती है आपको? टिम्पेनिक, डल, रेजोनेंट, कौन सी साउंड आती है जब लंग को परकस करते हैं? नॉर्मली वी हैव द रेजोनेंट साउंड. रेजोनेंट साउंड आती है ऑन परकशन. आपने यहाँ पे परकशन किया, रेजोनेंट 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 रेजोनेंट. जैसे ही लीवर आएगा ना, तो वहां पे डल साउंड आएगा. जैसे ही लीवर आ गया, यहाँ पे डल साउंड आएगा. दिस इज कॉल्ड एज लीवर डलनेस. बेसिकली हमें पता लग जाता है कि लंग्स खत्म हो गए, लीवर चालू हो गया. तो परकशन करके हम बॉर्डर भी बता सकते हैं कि लंग्स कहाँ खत्म हो रहे हैं, लीवर कहाँ चालू हो रहा है. अब देखो आप एम्फाइसेमा के पेशेंट में क्या होगा. हमने बोला कि एम्फाइसेमा वाले पेशेंट में एयर ट्रैपिंग होती है, हवा अंदर जाती है, बाहर नहीं आ पाती है. अब क्योंकि एयर ट्रैपिंग होगी तो धीरे धीरे देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द लंग साइज. इनके लंग्स बड़े हो जाएंगे और लंग्स के अंदर बहुत एयर होगी. तो अगर बहुत एयर होगी तो पहले तो मेरे को बताओ कि अगर बहुत एयर है और आप उस पर परकशन करोगे तो किस टाइप की साउंड आएगी? यू आर गोइंग टू हैव हाइपर रेजोनेंट साउंड. एक तो हमें हाइपर रेजोनेंट साउंड सुनाई देगा. दूसरा, क्योंकि इनके लंग्स बड़े हो गए, लंग्स बड़े होते जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? डायफ्राम को नीचे धक्का दे देंगे, लीवर को नीचे धक्का दे देंगे. तो जब आप इसमें परकशन करोगे ना, तो लीवर डलनेस जो है ना, वो बहुत नीचे शिफ्ट हो चुकी होगी. लीवर यहां तक आ जाता है, बहुत नीचे चला जाता है. सो लीवर डलनेस शिफ्ट डाउनवर्ड्स. लीवर डलनेस नीचे की तरफ चली गई. सो दे आर गोइंग टू हैव हाइपर रेजोनेंट साउंड एंड द लीवर डलनेस विल शिफ्ट डाउन. If you see the X-ray, here you can see the normal X-ray and this is the X-ray of emphysema. You will be able to see the changes. देखो क्या क्या changes होंगे. Normally तो हमारे यहाँ पे ऐसे dome of diaphragm होते हैं. The diaphragm is like dome shape. But in emphysema के patient में तो lungs बड़े हो गए, वो diaphragm को नीचे दबा देंगे. Diaphragm नीचे दब जाएगा तो diaphragm will become flat. So we are going to have flat diaphragm. Diaphragm flat हो जाएगा. दूसरा,
एक्सरे के अंदर एयर जो होता है वो ब्लैक कलर का दिखता है। अब क्योंकि एम्फाइसेमा वाले पेशेंट के लंग्स के अंदर तो बहुत एयर है, तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द ब्लैकनेस ऑफ द एक्सरे। आप कंपेयर करो ये वाला एक्सरे उस वाले नॉर्मल वाले से, यू विल नोटिस कि ये वाला ज्यादा ब्लैक है। देयर इज गोइंग टू बी, अब क्योंकि लंग्स इतने बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मली जो हार्ट का शेडो होता है कुछ इस तरीके का होता है, इतना बड़ा होता है हार्ट का शेडो। अब यहाँ पे तो एम्फाइसेमा में तो लंग्स बड़े हो गए, तो ये हार्ट के शेडो को भी ऑक्यूपाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो हार्ट जो है वो थोड़ा सा छोटा दिखेगा और वो ट्यूब जैसा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्यूबुलर हार्ट, ट्यूबुलर हार्ट। इनफैक्ट इनके लंग्स बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बट नो चीज दैट यू विल नोटिस इज कि इनके जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज इन इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस बढ़ी है। सो दीज आर द वेरियस चेंजेस दैट इज गोइंग टू बी देयर। अब देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू कैन नोटिस इज इन पेशेंट्स का लंग का साइज बढ़ गया। तो अगर आप लंग का डायमीटर्स देखोगे, मतलब कि लंग के साइज देखोगे, लंग के साइज हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर तो इस तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, दो कार्डबोर्ड लेते हैं, एक कार्डबोर्ड इधर लगा देते हैं, एक कार्डबोर्ड इधर लगा देते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, ये ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होता है, यहां से लेके यहां तक, ये जो डायमीटर होता है दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दिस इज अ नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब क्योंकि एम्फाइसेमा के पेशेंट में तो लंग्स बड़े होते जा रहे हैं, अब पेशेंट का जो चेस्ट है ना वो इस तरीके से तो बढ़ नहीं सकता है, लेटरली तो नहीं बढ़ सकता, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियरली बढ़ जाता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द पेशेंट ऑफ एम्फाइसेमा, आप देखो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो काफी बढ़ जाएगा। देयर इज गोइंग टू इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर तो इतना नहीं बढ़ता, एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ जाता है, एंड इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्रांसवर्स डायमीटर। ये ट्रांसवर्स डायमीटर जितना ही हो जाता है, मान लीजिए ट्रांसवर्स इतना है और मेरा एंटीरियर पोस्टीरियर इतना ही है, आप इधर से देखेंगे दिस इज माय एंटीरियर पोस्टीरियर, इतना ही है, ट्रांसवर्स तो इतना है, इनके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर बढ़ता रहता है और ट्रांसवर्स जितना हो जाता है, तो पूरा ऐसा बैरल बन जाता है। सो बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दिस इज कॉल्ड एज बैरल शेप चेस्ट। बैरल शेप चेस्ट, एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। लुक एट दिस फेलो, आप इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखो, यहां से लेके यहां तक, इट्स ड्रास्टिकली इंक्रीज, इतना ज्यादा एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्रांसवर्स डायमीटर। तो इट्स लाइक अ बैरल शेप चेस्ट, पूरा एक ऐसा बैरल जैसा दिख रहा है, इट्स लाइक अ बैरल। देन जब हम इन पेशेंट्स के अंदर एचआरसीटी करते हैं, क्योंकि इनके अंदर तो एसिनस खराब हो गए, सारे इंटर एल्वियोलर सेप्टा जो है वो मर्ज होकर एक लार्ज एल्वियोलस बुल्ला बन जाता है, और ये जो बुल्ला होते हैं ये आपको दिखेंगे एचआरसीटी में। हियर यू कैन सी द बुल्लास, दीज आर द एयर फिल्ड कैविटीज, सो बुल्लास विल बी प्रेजेंट, विल बी एबल टू सी द मल्टीपल बुल्लास आर देयर, एचआरसीटी में बुल्ला देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द डिटेल ऑफ द एम्फाइसेमा। मैंने अभी तक आपको दो डिजीज पढ़ाया इस सेशन में, एक मैंने आपको पढ़ाया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा मैंने आपको बताया एम्फाइसेमा। दोनों किससे हुए थे, स्मोकिंग की वजह से हुए थे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो रहा था, गॉबलेट सेल बढ़ रहे थे, और एम्फाइसेमा में क्या हुआ था कि स्मोकिंग की वजह से बेड एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, स्मोकिंग की वजह से बेड एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से एसिनस डैमेज होता है। तो ये दोनों जो डिजीज हमने पढ़े ये बेसिकली स्मोकिंग से रिलेट कर रहे हैं, स्मोकिंग से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है और एम्फाइसेमा भी होता है। तो जो लोग स्मोकर होते हैं ना उनके अंदर ये दोनों डिजीज एक साथ हो जाती है, एक साथ हो जाती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसेमा एक साथ हो जाता है। जब दोनों डिजीज एक साथ हो जाती है इसको हम बोलते हैं सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी हो गया। अब जिसको भी सीओपीडी है मतलब उसको ब्रोंकाइटिस भी है, एम्फाइसेमा भी है, लेकिन जरूरी नहीं दोनों बराबर होगा, किसी में एम्फाइसेमा ज्यादा होगा, किसी सीओपीडी के पेशेंट में ब्रोंकाइटिस ज्यादा होगा, किसी में एम्फाइसेमा ज्यादा होगा। अगर ब्रोंकाइटिस ज्यादा प्रोमिनेंट है, if the bronchitis features are more prominent, then this is called as type B COPD. अगर ब्रोंकाइटिस ज्यादा प्रोमिनेंट है, दिस इज कॉल्ड एज टाइप बी सीओपीडी। अगर एम्फाइसेमा के फीचर ज्यादा प्रोमिनेंट है, देन दिस इज कॉल्ड एज टाइप ए सीओपीडी। सो दो टाइप का सीओपीडी हो गया, डिपेंडिंग की कौन से फीचर ज्यादा दिख रहे हैं, ब्रोंकाइटिस के या एम्फाइसेमा के। देन कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो जैसे ही आपके पास पेशेंट आया, ही इज अ क्रॉनिक स्मोकर, देख के लग रहा है कि यार उसको सांस लेने में दिक्कत है, कफ स्पूटम है, एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है सीओपीडी है, आपने उसका स्पायरोमेट्री किया,
दैट इज गोइंग टू बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. स्पाइरोमेट्री में क्या मिलेगा? द रेशियो ऑफ FeV1 FVC इज गोइंग टू बी लेस देन 70%. ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. वहां पर हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया. FeV1 FVC रेशियो इट इज गोइंग टू बी लेस देन 70%. अब क्या करना है? लेस देन 70% दो कंडीशन में आता है, COPD में और ब्रोंकियल अस्थमा में. तो हमें रूल आउट करना होगा कि ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है. तो हम क्या करते हैं? प्री एंड पोस्ट FeV1 देखते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर देख के देखते हैं कि डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ब्रोंकोडाइलेटर देने से क्या ये बहुत ठीक हो रहा है क्या? तो यू विल नोटिस दैट कि जब आप इसको ब्रोंकोडाइलेटर दोगे और प्री और पोस्ट FeV1 करोगे, द डिफरेंस इज गोइंग टू बी लेस देन 200 ml और लेस देन 12%. मतलब कि ब्रोंकोडाइलेटर देने से बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है. यस, देन यू कैन से इट इज COPD. दिस COPD. अब COPD की सीवियरिटी को डिफाइन करने के लिए वी विल चेक द वैल्यू ऑफ FeV1. मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है ना, हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, हाइट कितनी है, सेक्स क्या है, एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर हमें बता देता है इस हाइट एज और सेक्स के लिए इतना FeV1 होना चाहिए. तो अब हम क्या करते हैं? हमने डायग्नोज तो बना लिया, अब हमें ये देखना है कि COPD की सीवियरिटी कितनी है. तो आप देखो कि जो जितना उसका FeV1 कंप्यूटर बता रहा है और उसका एक्चुअल कितना है. Is it 80% of that actual? अगर FeV1 is more than 80% of the predicted one, then this is mild COPD. If it is 50 to 79%, it is moderate COPD. 30 to 49% is severe COPD, and less than 30% is very severe COPD. Less than 30% is important, already been asked. FeV1 is less than 30%. What category of COPD is very severe? How to treat this patient? हमारे पास COPD को ठीक करने के लिए 5 दवाइयां हैं, 5 drugs to be given. These are called as short-acting beta agonist, which is referred as SABA. Short-acting muscarinic antagonist, that is called as SAMA. Then we have the long-acting beta agonist, LABA and LAMA. Then we have the inhaled corticosteroid, written as ICS. So basically हम ये 5 दवाइयां दे सकते हैं. The example, I am writing the example of each of them. For example, SABA का example हो गया salbutamol. सामा का एग्जाम्पल हो जाएगा इप्राट्रोपियम. लाबा का एग्जाम्पल हो गया फोरमेट्रोल, सालमेट्रोल, मेट्रोल ग्रुप ऑफ ड्रग्स. लामा का एग्जाम्पल हो जाएगा टीओट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरोलेट. ICS का एग्जाम्पल हो गया फ्लूटिकासोन, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तो हमें ये 5 ग्रुप ऑफ ड्रग्स में से कोई सेलेक्ट करके हमारे पेशेंट को देने होंगे. अब कैसे डिसाइड करेंगे यार कि कौन से COPD के पेशेंट को क्या देना है? देखो, डायग्नोस तो हमने कर लिया स्पाइरोमेट्री से, सीवियरिटी निकाल ली FeV1 की वैल्यू से. अब हमारे पास ये 5 ड्रग्स है, इनमें से हमें कुछ देना है. तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमें क्या करना होता है कि हमारे पेशेंट को कैटेगराइज करना होता है. तो COPD के पेशेंट को कैटेगराइज करने के लिए फॉर ट्रीटमेंट पर्पस हम COPD के पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं. उसके लिए हम एक स्कोर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैट स्कोर. कैट स्कोर कैलकुलेट करेंगे. अब ये कैट स्कोर क्या होता है? कैट स्कोर स्टैंड फॉर COPD असेसमेंट टूल. COPD असेसमेंट टूल से हम ये कैलकुलेट करेंगे. देखिए कैसे. कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसको हम बोलते हैं कैट क्वेश्चन. हमें बेसिकली ये पेशेंट को ये सारे क्वेश्चन पूछने होते हैं और उसको बोलते हैं कि इसमें से आप अकॉर्डिंगली आप अपने आप को मार्क्स दे दो. आई नेवर कफ, आई कफ ऑल द टाइम. 0 to 5 की रेटिंग पे आपको आंसर करना है. तो पेशेंट बताएगा कि यार मेरे को यहाँ पे इतना कफ होता है. ओके, मान लो इसको 4 पे रख लो, इसमें 3 रख लो. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हमें सारे याद नहीं रखने. और इस तरीके से कैट स्कोर बनेगा. अब हमें ये देखना है ये कैट स्कोर जो आया है ये कितना आ रहा है. इज इट लेस देन 10 और मोर देन 10? तो हमने कैट स्कोर कैलकुलेट कर लिया. अब हमें देखना है कि कैट स्कोर कितना आ रहा है, लेस देन 10 और मोर देन 10. हमने कैट स्कोर कैलकुलेट किया. इज इट लेस देन 10 और मोर देन 10? देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आप एक चीज और पूछो इस पेशेंट से. इन लास्ट 1 year हाउ मेनी टाइम्स द पेशेंट हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर COPD. लास्ट 1 year में
पेशेंट कितनी बार पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है सीओपीडी की वजह से। तो अगर पेशेंट बोलता है 0 to 1, एक आंसर ये हो सकता है, और एक हो सकता है मोर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स। अब इन दो पैरामीटर के बेसिस पे हमने सीओपीडी के पेशेंट को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका कैट स्कोर आ रहा है लेस देन 10 और लास्ट साल में एक भी बार उसको एडमिट नहीं करना पड़ा, देन इट इज कॉल्ड एज कैटेगरी ए पेशेंट। अगर कैट स्कोर आ रहा है मोर देन 10 और उसको एक भी बार एडमिट नहीं करना पड़ा, दैट इज कैटेगरी बी। एंड हियर इज द कैटेगरी सी एंड द कैटेगरी डी। दीज आर द 4 कैटेगरीज। ये पुराना वाला क्लासिफिकेशन था। अभी एक रीसेंट चेंज ये आ गया कि ये जो सी और डी है ना, इनको मर्ज कर दिया, सी और डी को मर्ज कर दिया, और उन्होंने बोला कि इन दोनों को आप एक ही कैटेगरी मान लो, इनको बोल दो ई। सी एंड डी को मर्ज कर दिया। अब सी और डी अलग अलग नहीं बोलते, हम इनको ई मान लेते हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली 3 कैटेगरी हो गई पेशेंट्स की, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी ई। मैंने जानबूझ के आपको पुराना वाला भी बताया, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ए बी ई कहां से आ गया, बीच में से सी डी कहां चले गए, राइट। तो सी और डी को मर्ज कर दिया गया और इसको नई नाम दे दिया कि ये ई कैटेगरी के पेशेंट है। सी वाला और ई वाला दोनों को अलग अलग मत गिनो, एक ही गिन लो। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको बोला कि 4 कैटेगरी के पेशेंट थे एंड वी आर हैविंग 5 ड्रग्स टू बी गिवन। तो किसको क्या देंगे? अगर कैटेगरी ए होता तो हम इसको देते इनिशियली साबा और सामा, दोनों में से एक देंगे और हम देखेंगे कैसा हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। इफ नॉट वर्किंग, इफ नॉट वर्क, देन वी विल गिव बोथ, साबा प्लस सामा दोनों दे देंगे। कैटेगरी बी वाले पेशेंट में विल गिव लाबा और लामा। इफ द पेशेंट इज नॉट गेटिंग रिकवर्ड, गिव हिम बोथ, लाबा प्लस लामा दोनों दे देंगे। इन कैटेगरी सी वी डोंट हैव अ चॉइस, यू विल गिव लामा, लामा ही देना है। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो लाबा प्लस लामा दे देना है। तो आप देखो कैटेगरी बी और सी में ना कोई ज्यादा डिफरेंस था नहीं ट्रीटमेंट में। कैटेगरी बी में एक चॉइस थी, लाबा लामा में से कोई एक दे दो, लेकिन सी में चॉइस नहीं थी, लामा से ही चालू करना है। कैटेगरी डी क्या होता है? यू विल गिव लाबा प्लस लामा बोथ प्लस आईसीएस, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सब देना है। अगर इनसे ठीक नहीं हो रहा है देन एड सम अदर एजेंट, एड सम अदर एजेंट। अदर एजेंट क्या ऐड कर सकते हैं सीओपीडी के पेशेंट में? जैसे कि इटोफाइलिन, थियोफाइलिन, मोन्टेल्यूकास्ट, short course of azithromycin. These are some of the other drugs that can be added, right? So ये पुराना वाला क्लासिफिकेशन था ABCD का। ए होता है तो ये देना है, बी है तो ये देना है। अब क्या हो गया, सी और डी को तो मर्ज कर दिया और हमने एक नया नाम दे दिया, सी और डी को तो मर्ज कर दिया गया, एंड नाउ वी आर जस्ट हैविंग ई, एंड दिस ई इज गोइंग टू बी ट्रीटेड सेम एज डी। जो आप डी में दे रहे थे ना वही ई में देंगे। सो अब हमारे पास में 3 कैटेगरी हो गई, ए बी एंड ई, ए बी एंड ई। ए और बी तो जैसा है वैसे ही चल रहा है, डी को वी विल कंसीडर एज like D and we will treat like this. So we have now A, B and E category. अब हमें ये we have understood that, so now the task is we have understood that कि different categories we are going to give these different drugs. Now the point is कि ये सारे drugs को हम deliver कैसे कराएंगे, क्योंकि इन drugs को पहुंचाना है हमें alveoli तक। तो इन drugs के size जो particle size बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये alveoli तक पहुंच पाएंगे। The particle size of these various agents should be less than 5 micron. अगर 5 माइक्रोन से छोटा होगा ना तभी ये पहुंच पाएगा। अब 5 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स को पहुंचाने के लिए हमारे पास ये 3-4 मेथड होते हैं जो ड्रग की पार्टिकल्स को छोटे छोटे में तोड़ देते हैं। जैसे कि वी हैव दिस मीटर्ड डोज इनहेलर, एमडीआई, जिसको हम बोलते हैं एमडीआई, मीटर्ड डोज इनहेलर। देन वी हैव these ड्राई पाउडर इनहेलर्स, we have something called as mist, then we have the nebulization. These are the various methods by which we can deliver the drug. अब इन सब के अपने अपने कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। मीटर डोज इनहेलर जो होते हैं, ये जो एमडीआई होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को हमें ये समझाना होता है कि आपको ये जो इनहेलर है अपने मुंह में लेना है और इसको प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे ना तो ड्रग जो है एक ही बार निकलेगी और उसी टाइम पे आपको एक टाइट ब्रेथ लेना है अंदर,
जिससे वो ड्रग जो है आपके लंग्स के अंदर जितना डीप जा सकता है चला जाए। तो पेशेंट को बहुत हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इसके लिए, कि जैसे ही वो करेगा तो उसी टाइम उसको सांस लेनी है। तो अब 70-80 ईयर सीओपीडी तो 70-80s में होता है, ओल्ड एज में होता है। अब उसके लिए इतना कोऑर्डिनेशन होना बहुत मुश्किल है। तो मीटरडोल इनहेलर से बहुत बार काम नहीं करते, सिखाना पड़ता है पेशेंट को, एंड माइट नॉट वर्क। तो फिर हम वी कैन गिव ड्राई पाउडर इनहेलर। ड्राई पाउडर इनहेलर में क्या होता है, ये साबा सामा लाबा लामा की टेबलेट आती है, इसके अंदर उसका पाउडर भरा होता है। ये टेबलेट हम इसके अंदर रख देते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं, जैसे घुमाते हैं तो उसके अंदर एक मेटल की पिन होती है, उससे कैप्सूल टूट जाता है। ये कैप्सूल टूटेगा, पाउडर आ जाएगा यहाँ पे। अब इस पेशेंट को बोलेंगे इसको रख के टाइट ब्रेथ करना है। तो जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, पेशेंट जब सांस लेगा तभी ये अंदर जाएगी। तो पेशेंट जोर से सांस लेगा, ये अंदर चला जाएगा। इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को जोर से सांस लेना पड़ता है, तब ये अंदर जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि पेशेंट को तो पहले ही सीओपीडी है, वो जोर से सांस लेगा कैसे? तो फिर इसमें भी थोड़ा सा चैलेंज आता है। देन वी हैव मिस्ट। अब मिस्ट को समझिए आप, ये क्या है? ये भी एक इनहेलर ही है। तो इसमें और फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है? एमडीआई में और मिस्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें और इन दोनों में वो डिफरेंस है जो डिओड्रेंट की बोतल और इसके अंदर परफ्यूम की बोतल में होता है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए हियर इज द बॉटल ऑफ द डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट में क्या होता है कि जैसे आप दबाते हो तो उसके अंदर से कंटिन्यूअस डिओड्रेंट निकलते ही रहता है जब तक आप उसको छोड़ते नहीं हो। परफ्यूम में ऐसा नहीं होता। परफ्यूम में क्या है, जैसे आपने दबाया एक बार निकलता है, फिर वापस जब छोड़ोगे और फिर से दबाओगे ना, फिर से निकलेगा। तो ये जो एमडीआई है ना, वो एमडीआई इज लाइक अ परफ्यूम बॉटल। एक बार दबा दिया आपने, ड्रग एक बार ही निकलेगी, ऐसा नहीं लगातार निकलते ही जा रही है, राइट? आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर से दबाना पड़ेगा। दैट इज एमडीआई। सो एमडीआई इज लाइक अ परफ्यूम बॉटल। जबकि मिस्ट क्या है? मिस्ट इज लाइक अ डिओड्रेंट। आप दबा दिया, इसमें से निकलता रहेगा। तो पेशेंट कभी भी टाइट ब्रेथ करेगा तो ड्रग अंदर चला जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस ड्रग निकल रहा है डिओड्रेंट के जैसे। लेकिन एमडीए में तो एक ही टाइम पे निकलने वाला है, तो पेशेंट को उसी टाइम सांस लेना पड़ता है। तो एमडीए में कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, मिस्ट में कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। देन वी हैव द नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन में तो क्या होता है कि जो ड्रग है वो लिक्विड फॉर्म में आता है, उस लिक्विड को यहाँ पे भर दिया जाता है इस मेडिसिन कैप में, और इसको हम इस मशीन से कनेक्ट करते हैं। ये मशीन क्या करती है कि एयर को यहाँ पे पुश करती है बहुत हाई प्रेशर के साथ में, या एयर इस ट्यूबिंग से होते हुए इस फ्लूइड में जाएगी, फ्लूइड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगी, और ये पार्टिकल्स जो है ये वेपर के फॉर्म में निकलते हैं, और पेशेंट आराम से लगा के बैठता है और अंदर चला जाता है ड्रग। इन सब में सबसे बेस्ट है नेबुलाइजेशन। इन जितने भी मेथड है इन सब में बेस्ट है नेबुलाइजेशन। बट प्रॉब्लम नेबुलाइजेशन के साथ ये है कि ये इतना हैंडी नहीं है। इसमें तो ये मशीन आती है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इट इज नॉट दैट हैंडी, बट अदरवाइज डिलीवरी सबसे अच्छी नेबुलाइजेशन में होती है। तो ये जो ड्रग्स हम दे रहे हैं ना, साबा सामा लाबा लामा, इससे पेशेंट के सिम्टम तो कंट्रोल हो जाएंगे एक हद तक, लेकिन डिजीज का प्रोग्रेशन नहीं रुकता। डिजीज के प्रोग्रेशन रोकने के लिए, और आई कैन से टू इंक्रीज द सर्वाइवल इन अ पेशेंट ऑफ सीओपीडी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज, the first thing that you need to do is you need to motivate the patient for smoking cessation. आपको मोटिवेट करना है पेशेंट को कि वो स्मोकिंग करना बंद कर दे। अब स्मोकिंग करना बंद करने के लिए यू नीड टू गिव सम ड्रग्स। यू कैन गिव बुप्रोपियोन, यू कैन गिव पेनिसिलिन, वी हैव नाउअडेज निकोटिन गम, निकोटिन पैच, निकोटिन गम्स आते हैं, निकोटिन पैच आते हैं। तो ये स्मोकिंग की हैबिट को कम करने में हेल्प करेंगे। अगर स्मोकिंग बंद करेगा ना, तो इसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। ये वेरेंसिलिन वाला क्वेश्चन आया था फार्मा से, दिस इज अ न्यू ड्रग वेरेंसिलिन। ये क्या करती है? इट्स अ पार्शियल निकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मतलब कि स्मोकिंग करने के बाद में जो फील आता है ना, वो सेम फील आता है ये टेबलेट खाने के बाद भी। तो पेशेंट को स्मोकिंग की क्रेविंग नहीं होती। और क्या कर सकते हैं हम सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए? सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए वन मोर मेथड दैट वी हैव इज ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आया था कि ज्यादा बेनिफिट कौन करेगा? ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट स्मोकिंग सेसेशन करेगा। मैक्सिमम बेनिफिट इज वाया स्मोकिंग सेसेशन। मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सर्वाइवल बेनिफिट जो मिलता है वो स्मोकिंग सेसेशन से मिलता है। कुछ बुक्स के अंदर इसको, एमसीक्यू बुक्स के अंदर गलत लिखा हुआ है, उन्होंने ऑक्सीजन थेरेपी लिख दिया है। आंसर इज स्मोकिंग सेसेशन। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है स्मोकिंग सेसेशन। देन ये जो ऑक्सीजन थेरेपी होगी ये डिलीवर कैसे करेंगे? तो देखो, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये सिलेंडर आपको घर पे लाने होंगे। ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर वाला, ब्लैक बॉडी व्हाइट शोल्डर,
दिस इज द ऑक्सीजन सिलेंडर। ये अपना पेशेंट घर पे लेके आएगा, इसको इस मशीन से कनेक्ट करना होता है। इस मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, तो ऑक्सीजन जो है ये इस मशीन के अंदर जाएगी, पानी के अंदर जाएगी, एंड देन दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू कम आउट लाइक दिस। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन को इस पानी के अंदर से निकालते हैं, जिससे बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी ह्यूमिडिफाई हो जाए, ड्राई ऑक्सीजन नहीं रहे। सो इस मशीन को हम बोल देते हैं ह्यूमिडिफायर। नाउ द ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड। अब ऑक्सीजन को डिलीवर करने के अलग अलग तरीके हैं। दिस इज नेजल कैनुला, दिस इज द वेंचुरी मास्क, दिस इज रिजर्वायर बैग मास्क। ये नीट पीजी में आया था, रिजर्वायर बैग मास्क का फोटो दिया था और उन्होंने पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मास्क, दिस इज रिजर्वायर बैग मास्क। ऐसा थैली जैसा आगे लटका हुआ होता है। इन सब में क्या होता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी के परसेंटेज अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए नेजल कैनुला जो है इट इज गोइंग टू डिलीवर द ऑक्सीजन समवेयर 30 to 44% तक डिलीवर करेगा। वेंचुरी मास्क विल डिलीवर अप टू 60%, reservoir bag mask can deliver up to 80% of oxygen. So these are the various methods by which we can deliver the oxygen. But इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन थेरेपी जो है पेशेंट को आपको बोलना है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आना है और लगाना है। ये तभी अच्छे से फायदा देगा जब हम इसको 16 आवर्स पर डे देंगे। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो कि पेशेंट को 16 आवर्स तक ये लगा के रखना है घर पे, तो जाके इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये इतना फिजिबल नहीं हो पाता है पेशेंट के लिए। जो पेशेंट इतने 25 साल से 40 साल से बीड़ी पी रहा था, अब उसको बोलो कि 16 घंटे तक ये लगा के रखना है, इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम फॉर हिम, राइट। तो ऑक्सीजन थेरेपी इतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाती क्योंकि फिजिबिलिटी इशू है। सो सर्वाइवल बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, स्मोकिंग सेसेशन, ऑक्सीजन थेरेपी। बेटर क्या है, स्मोकिंग सेसेशन। बाकी सिम्टोमेटिक रिलीव करने के लिए साबा सामा, लाबा लामा, आईसीएस। और कैसे देना है तो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके देना है। नाउ देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ सीओपीडी। अब ये क्या होता है एक्यूट एक्साजर्बेशन? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था माधो सिंह। माधो सिंह जो था, माधो सिंह वाज अ क्रॉनिक बीड़ी स्मोकर and he was a case of COPD. He came to you and you have given the treatment of COPD to him. आपने उसको जो भी उसकी कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे दिया, और जब उसने ट्रीटमेंट लिया तो वो रिलेटिवली अब स्टेबल हो गया, अब उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन उसको सीओपीडी तो था ही, सीओपीडी तो था ही, मतलब उसके लंग्स जो थे थोड़े से रिलेटिवली वीक थे, द लंग्स वर रिलेटिवली वीक। अब एक दिन क्या हुआ कि माधो सिंह को न्यूमोनिया हो गया। न्यूमोनिया हुआ फॉर एग्जांपल लेट्स से एच इन्फ्लुएंजा का, और मे बी स्टेटोकोकस न्यूमोनिया का, न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन हो गया। अब क्योंकि इसके लंग्स पहले से ही वीक थे, जैसे ही इन्फेक्शन होगा ना लंग्स बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे, लंग्स बिकम सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि पहले से ही वीक थे। आपको मेरे को एच इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन इतना सीवियर नहीं होगा जितना इसको होगा, क्योंकि इसके लंग्स पहले से खराब थे। अब अभी जब ये पेशेंट पहले, जब ये इन्फेक्शन हुआ ना उससे पहले तो फिर भी इसको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, स्टेबल था ये। लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन होगा एकदम से सडन डिटोरिएशन होगा इसके सिम्टम्स में, देयर इज अ सडन डिटोरिएशन इन द सिम्टम। इसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, कफ स्पूटम आने लग जाएगा, ही विल हैव फीवर एपिसोड आल्सो बिकॉज इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो फीवर भी होगा, ये सारी चीजें होगी। दिस एंटायर थिंग में हुआ क्या है, बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से सीओपीडी एकदम से एक्साजरेट हो गया। सीओपीडी इसको पहले भी था, इन्फेक्शन से पहले, बाद में भी है, लेकिन बाद में इसके सिम्टम एकदम बढ़ गए इन्फेक्शन के बाद, तो इसको हमने बोल दिया एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ सीओपीडी, एक्यूट एक्साजर्बेशन ऑफ सीओपीडी। और ये होता है जनरली इन्फेक्शन की वजह से, मोस्ट कॉमनली इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन की वजह से। दिस कॉल्ड एज सडन वर्सनिंग ऑफ सीओपीडी। कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, सो फॉर ट्रीटमेंट यू विल गिव एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक देना है। बस टू डिक्रीज दिस एक्यूट एक्साजर्बेशन यू विल गिव स्टेरॉइड, स्टेरॉइड देंगे। इन्फ्लामेशन को एकदम से कम करना है, हमें स्टेरॉइड देना है। वी नीड टू गिव ऑक्सीजन सपोर्ट, क्योंकि ये सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही है, SpO2 इसका कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना है। प्लस ये सब तो देना ही देना है, साथ में जो हम दे रहे थे लाबा लामा वो भी देना है, लाबा लामा तो देना ही देना है, राइट। So this is acute exacerbation, बहुत ही सिंपल है ना यार, acute means sudden, exacerbation means worsening, sudden worsening of COPD is called as the acute exacerbation of COPD. एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा इन्फेक्शन acute exacerbation जनरली नहीं कराता, which infection is generally not associated with acute exacerbation of COPD? The answer is Staph aureus.
Staph aureus is not associated with acute exacerbation of COPD. Right? So this is all about the details of COPD. फर्स्ट हमने डिस्कस किया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, फिर एम्फाइसेमा और फिर दोनों को मर्ज करके पढ़ा हमने सीओपीडी. एक बार मैं आपको वापस से एक बार रिवाइज करा लूं, फिर हम समरी लिख लेते हैं. जो हमारा डिस्कशन चालू हुआ था वो चालू हुआ था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक डिजीज है जिसके अंदर ब्रोंकस के अंदर दो चीजें जाते हैं. गॉबलेट सेल का नंबर बढ़ जाता है और स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है. सिलिएटेड कोलिमिनार की जगह स्क्वामस मेटाप्लेजिया हो जाता है. इसकी वजह से ल्यूमन जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, पेशेंट को बहुत कफ विद स्पूटम आता है. अगर किसी को कफ विद स्पूटम लगातार 3 महीने से आ रहा है और कंटिन्यूअस 2 इयर्स से ऐसा हो रहा है, देन इट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. रीड इंडेक्स से भी हम देख सकते हैं, रीड इंडेक्स मोर देन 0.52 इज आल्सो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. देन कम्स द एम्फाइसेमा. एम्फाइसेमा इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ एसिनस. एसिनस खराब हो जाता है. एसिनस में दो टाइप के एंजाइम होते हैं, गुड एंजाइम, बैड एंजाइम. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ गुड एंजाइम इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि बैड एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से एसिनस खराब हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एम्फाइसेमा. अब हमें क्योंकि क्या होता है कि अगर एसिनस खराब हो गया ना तो इंटर एल्वुलर सेप्टा खराब हो जाते हैं और पेशेंट के सारे जो एल्वुलाई वो मर्ज होकर एक लार्ज एल्वुलस बनाते हैं जिसको बोलते हैं बुल्ला. अब प्रॉब्लम ये होती है बुल्ला के साथ कि हवा अंदर तो चली जाती है, ये बुल्ला वापस इलास्टिक रिकॉइल नहीं कर पाता तो हवा बाहर नहीं आती. तो एम्फाइसेमा वाले पेशेंट में एयर ट्रैपिंग होती है जिससे लंग्स बड़े हो जाते हैं, टीएलसी और रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ता है. फिर हमने ये डिस्कस किया कि एसिनस में डैमेज कहां पे हुआ है, उसके बेसिस पे एम्फाइसेमा हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए. अगर प्रॉक्सिमल एरिया में डैमेज हो रहा है दैट इज सेंट्री एसिनर, जो कि स्मोकर में होता है. अगर पूरा खराब हो गया दैट इज पैन एसिनर. ये देखा जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के डेफिशिएंसी के साथ. इन पेशेंट्स में सिरोसिस भी हो सकता है. फिर हमने बात की सिम्टम की. इन पेशेंट में वेट लॉस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ट्राइपॉड पोजीशन में बैठे रहते हैं. मेनली इनको सांस बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है, एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम होती है, तो ये लंग को स्क्वीज करके एयर बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लिप्स. दिस व्हाई दैट इज कॉल्ड एज पिंक पफर्स. फिर हमने बात की इनके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की. क्योंकि इनके लंग्स के अंदर बहुत एयर होती है तो जब परकस करते हैं तो हाइपर रेजोनेंट साउंड आता है और इनके लंग्स बड़े भी हो जाते हैं. इनफैक्ट इनका पूरा चेस्ट बड़ा हो जाता है और बैरल शेप चेस्ट दिखता है. जब आप इसका चेस्ट एक्सरे करोगे तो आप नॉर्मल से जब कंपेयर करोगे रिलेटिवली ज्यादा डार्क होगा, ट्यूबुलर शेप हार्ट होगा और डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगा. देन वी हैव डिस्कस अबाउट दिस बैरल शेप चेस्ट, द बुल्लास. दिस इज ऑल अबाउट एम्फाइसेमा. फिर हमने बोला कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा जो होते हैं दोनों स्मोकिंग की वजह से होते हैं, तो दोनों जनरली साथ में होते हैं. अगर दोनों साथ में हो गए तो इसको बोल दिया हमने सीओपीडी. जब भी सीओपीडी का पेशेंट है हमें देखना है कि क्या ज्यादा हो रखा है, ब्रोंकाइटिस ज्यादा है या एम्फाइसेमा ज्यादा है. अगर ब्रोंकाइटिस ज्यादा है तो इसको बोलते हैं टाइप बी सीओपीडी, एम्फाइसेमा ज्यादा है तो टाइप ए सीओपीडी. फिर आता है डायग्नोसिस. सीओपीडी का डायग्नोसिस करने के लिए स्पायरोमेट्री करना है. रेशियो शुड बी लेस देन 70%. FeV1 FVC रेशियो लेस देन 70% एंड देयर इज नो डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बाय गिविंग द ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंकोडाइलेटर देने से ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है और रेशियो लेस देन 70 है, दिस इज सीओपीडी. सीओपीडी की सीवियरिटी डिसाइड होती है FeV1 से. If it is more than 80% of the predicted FeV1, then it is mild COPD. If it is 50 to 79% of the predicted FeV1, moderate, severe, and less than 30 is very severe. ट्रीटमेंट के लिए 5 दवाइयां, साबासामा, लाबालामा, ICS. कौन सा किसको देना है उसके लिए हमें एक स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है, कैट स्कोर. एंड वी हैव टू सी द हिस्ट्री कि कितनी बार उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा लास्ट 1 साल में. बेस्ड ऑन दैट वी हैव 4 कैटेगरीज ABCD. अब ये C और D जो है इनको मर्ज करके एक नई कैटेगरी बना दी E. तो अब हमारे पास 3 ही कैटेगरी है, A, B और E. कैसे करेंगे तो दीज आर द वेरियस ड्रग्स टू बी गिवन इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. इन सारी ड्रग्स को डिलीवर करने के लिए जो ड्रग का पार्टिकल साइज है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए. इट हैज टू बी लेस देन 5 माइक्रोन, तभी ये ड्रग अंदर तक जाएगा. और 5 माइक्रोन से छोटा होने के लिए वी कैन यूज MDI, ड्राई पाउडर इनहेलर, मिस्ट और द नेबुलाइजेशन. इन सब में सबसे अच्छा है नेबुलाइजेशन. ये सब सिम्टम तो कंट्रोल कर लेते हैं बट डिजीज का प्रोग्रेशन नहीं रोक पाते. प्रोग्रेशन रोकना है तो उसको बीड़ी पीना बंद करना पड़ेगा. ही हैज टू क्विट स्मोकिंग. फॉर दैट यू कैन यूज वेरिंसलिन, nicotine gums or nicotine patches. To decrease the progression of disease, we can use oxygen therapy also. That has to be given 16 hours per day. This is all about COPD. Then we have discussed about the acute exacerbation of COPD. That is sudden worsening of COPD. That is because of some infection. And there is one infection which is not leading to acute exacerbation generally. That is Staph aureus. Let's write down the summary. आप बताते जाइएगा आंसर. Chronic bronchitis, it is cough with sputum continuously for 3 months for 2 consecutive years. Read index more than 52.52. These are also called as blue blotters, not bile blotters. Printing mistake. Blue blotters. Chronic bronchitis वाले पेशेंट में वेट गेन होता है, खाता रहता है, बस खाता है, बीड़ी पीता है, खांसता है, खाता है, बीड़ी पीता है, खांसता है. Chronic bronchitis, वेट गेन. Emphysema में there is increase in the activity of bad enzymes.
उसकी वजह से there is going to be damage to acinas and lead to decrease in the elastic recoil. Elastic recoil कम हो जाएगा तो there is going to be air trapping. Air trapping होगी तो there is increase in the size of lungs. Increase in the size of lungs. The most common type of emphysema seen in smoker, it is central acinar. Central acinar जो होता है, it is going to occur in the upper lobe. धुआं जो होता है अपर लोब में, धुआं ऊपर की तरफ जाता है ना, तो जो स्मोकर होंगे धुआं जो है ऊपर की तरफ जाएगा, अपर लोब खराब कर देगा. The emphysema which is associated with cirrhosis, it is panacinar emphysema that is seen in the lower lobe. Emphysema में चेस्ट का शेप हो जाता है बैरल शेप चेस्ट. सीओपीडी में अगर किसी पेशेंट को सीओपीडी और एम्फाइसेमा प्रोमिनेंट है, उसको बोलते हैं टाइप ए. अगर ब्रोंकाइटिस के फीचर ज्यादा प्रोमिनेंट है तो टाइप बी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो जाता है सीओपीडी का स्पायरोमेट्री, और हम जो क्राइटेरिया यूज करते हैं दैट इज गोल्ड क्राइटेरिया. मोर्टेलिटी रिडक्शन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है. वन इज स्मोकिंग को क्विट कराना है, क्विट स्मोकिंग, एंड सेकंड इज ऑक्सीजन थेरेपी. इसमें से जो ज्यादा बेनिफिट देगा दैट इज स्मोकिंग सेसेशन. स्मोकिंग कम करना विल गिव द मैक्सिमम बेनिफिट. So this is all about the chapter of the COPD, the bronchitis, emphysema, and the merger of these two, right? Thank you.